नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा की अन्य शाखा ओपीडी अर्थात ऑब्जेक्टिव पर्सन धारा के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि मित्रों, अंतिम कक्षा में हमने पर, सर्ग, कारक या विभक्ति चिन्ह इन तीनों ही बिंदु से इस बिंदु की पहचान हम कर सकते हैं। अलग अलग भर्तियों में अलग अलग नाम से इनको पुकारा जाता है, लेकिन ये तीन नाम तय रहते हैं जिनको हम एक ही दृष्टिकोण से देख सकते हैं। ठीक है ना, इनका सबका अर्थ एक ही है, जैसा कि मैंने अंतिम कक्षा में आपको बताया। हमने यहाँ पर कारक, उसके विभक्ति चिन्ह, इसकी प्रकृति, इसकी परिभाषा, इसके उदाहरण और इसके प्रकारों को भिन्न भिन्न प्रकार से देखने का प्रयास किया। उम्मीद है कि आप आज की अंतिम कक्षा में आपने जो है तीन जो कारक के प्रकार पढ़े हैं, कर्ता, कर्म और करण वाचक, जो भी यहाँ पर कारक थे, उनके भेदों के अनुसार हमने यहाँ पर उदाहरणों के माध्यम से, परिभाषाओं के माध्यम से उसको समझने का प्रयास किया। और आज हम उसी कक्षा को उनके जो विशेष अलग प्रकार हैं और भी इसके साथ में जो बचे हुए प्रकार हैं, उन सभी प्रकारों का अध्ययन इस कक्षा में करेंगे। तो लीजिए आज की इस कक्षा का आगाज करते हैं। ध्यान रहे मित्रों, कारक और कारक के विभक्ति चिन्ह या कहे परसर्ग, ये जो बिंदु है आपकी भर्ती परीक्षाओं के लिए विशेष रहने वाला है, क्योंकि इससे निकलने वाला प्रश्न हो सकता है थोड़ा सा क्लिष्ट हो। इसके लिए अभ्यासरत रहें, लगातार इन जो भी कारक के प्रकार है, इनके उदाहरणों को समझते हुए, इनकी प्रकृति, इनकी परिभाषाओं को समझते हुए आप जो है निश्चित रहे कि इस बिंदु को जो मैं पुष्ट कर पाऊं। लीजिए मित्रों, आगे तीन कारक के प्रकार हम पढ़ चुके हैं और आज हम उनसे आगे की कक्षा का आगाज करते हैं। तो लीजिए, जैसा कि थंबनेल के अकॉर्डिंग यहां से आपको जानकारी हो रही होगी कि परसर्ग को लेकर हम आज बात करने जा रहे हैं। तो लीजिए, अब है आपके समक्ष यहां पर तीन कारक पढ़ने के पश्चात हम यहां पर कर्ता कारक, कर्म और करण, इन तीनों का ही अध्ययन उदाहरणों के माध्यम से कर चुके हैं, जिसमें हमने इनके विभक्ति चिन्हों के आधार पर जो है समझने का प्रयास किया। अब चलते हैं हम आगे। संप्रदान कारक के लिए इसका विभक्ति चिन्ह रहता है के लिए, मतलब कि किसी के लिए कोई कार्य किया जाए। देखो इसकी परिभाषा कि जिसके लिए काम किया गया है उसका बोध कराने वाले संज्ञा सर्वनाम शब्द जो है वो संप्रदान कारक होते हैं। जिसके लिए वह काम किया गया है वो उसकी जानकारी देने वाले या उसका बोध कराने वाले संज्ञा सर्वनाम शब्द जो है वो अपने आप में संप्रदान कारक होते हैं। कारक मतलब कि करने वाला, अर्थात कारक के प्रकार में ये संप्रदान कारक होगा जो जिसके लिए काम किया जा रहा है हमें उसका बोध कराए वे संज्ञा और सर्वनाम के शब्द, वो अपने आप में संप्रदान कारक कहलाते हैं। इस तरह से हम इसकी परिभाषा को जो है यहां पर समझ सकते हैं, जिसमें जैसे कि इसके उदाहरण के तौर पर इसको पुष्ट करने का प्रयास करें कि मैं यह पुस्तकें प्रदीप के लिए लाया हूं। देखो, किसी के लिए का भाव जब आता है तो वहां पर संप्रदान कारक जो है वो कार्यरत रहता है, जैसा कि हम यहां पर समझ पा रहे हैं। फिर देखिए, तू मेरे लिए क्या क्या लाया है, तू मेरे लिए क्या क्या लाया, मतलब कि किसी के लिए देने का भाव जो है यहां पर प्रतीत हो रहा है और ये संप्रदान कारक के तहत जो वो कार्य करता है। ये कारक वो है जो काम कर, कारक का शाब्दिक अर्थ था करने वाला, और यहां पर संप्रदान कारक कार्य कर रहा है क्योंकि यहां पर किसी के लिए काम किया जा रहा है और ऐसे शब्दों की जानकारी संज्ञा सर्वनाम के शब्द जो है हमें यहां पर प्रदान करवा रहे हैं, अर्थात ये संप्रदान कारक का उदाहरण रहता है। अर्थात आगे चलते हैं कि वाक्य में किसके लिए और किसके वास्ते, मैंने आपको प्रथम स्लाइड में, परसर्ग की प्रथम स्लाइड में आपको बताया भी था कि संप्रदान कारक के लिए, के निमित्त या के वास्ते, ये भी इसके विभक्ति चिन्ह रह सकते हैं। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं कि वाक्य में किसके लिए और किसके वास्ते लगाकर प्रश्नवाचक वाक्य अगर बनाए, जो भी उसका उत्तर आएगा वो अपने आप में संप्रदान कारक रहेगा। तो ध्यान रहे, किसके लिए या किसके वास्ते, अगर इन शब्दों का अगर आप प्रयोग करके प्रश्नवाची वाक्य बनाते हैं और उसके उत्तर को प्राप्त करते हैं तो वो संप्रदान कारक के जो एग्जाम्पल रहेंगे। जैसा कि यहाँ पे ये उदाहरण दिया गया, मैं यह पुस्तकें प्रदीप के लिए लाया हूं। अगर इसको हम कहते हैं कि आप ये पुस्तकें किसके लिए लाए हैं,
किसके लिए लाए हैं, तो यहां पर आपके उत्तर आ जाएगा प्रदीप के लिए लाया हूं। अगर ये उत्तर मिलता है तो वो अपने आप में जो है वो संप्रदान कारक का एग्जाम्पल रहेगा। इसी तरह से यहां पर तू मेरे लिए क्या क्या लाया है, ठीक है ना, तो क्या क्या मतलब किसके लिए लाया है या क्या लाया है, तो इस तरह से प्रश्न जो है वो निकल कर सामने आता है और ये यहां पर जो है संप्रदान कारक का एग्जाम्पल रहेगा। किसके लिए, अगर आप वहां पर किसके लिए या किसके वास्ते अगर ये शब्द लगाकर आप प्रश्न बनाते हैं तो वहां पर जो भी उत्तर आएगा वो अपने आप में संप्रदान कारक का उदाहरण रहेगा। ध्यान रहे मित्रों, संप्रदान में के लिए, के वास्ते और के निमित्त विभक्ति चिन्ह रहते हैं और उससे जुड़े हुए शब्द जो मिलकर अगर सामने आते हैं तो वो अपने आप में संप्रदान कारक के लिए माने जाएंगे। देख ले इसे, फिर आगे चलते हैं। उम्मीद है कि यहां पर आप जो है इस सेंटेंस को, इस कारक को समझ पाए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, अपादान कारक। अब है हमारा अपादान कारक। हम अपादान कारक को समझने का प्रयास करते हैं यहां पर कि देखिए अपादान कारक में मैंने आपको कहा था कि यहां पर भी से विभक्ति चिन्ह ही रहता है, से विभक्ति चिन्ह ही रहता है, लेकिन यहां पर पृथकता का भाव जो है बनता है, पृथकता का भाव। पृथकता का भाव जब नजर आता है तब यहां पर जो है अपादान कारक कार्य करता है, ठीक है ना। जहां पर पृथकता का भाव कहे या जुदा होने का भाव कहे, जुदा होने का भाव होने का, या कह सकते हैं अलग होने का, जब ये इस तरह की कंडीशन, अलग होना, ठीक है ना, जब ये इस तरह की कंडीशन यहां पर जो है वो बनती है तो वहां पर अपादान कारक जो है वो मित्रों कार्य करेगा। देखिए इसको परिभाषा और उसकी प्रकृति के हिसाब से समझने का प्रयास करते हैं कि संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से एक दूसरे से अलग या जुदा होने का बोध हो, एक दूसरे से अलग होना या वहां से जुदा होना, पृथक होना, टूटना, वहां से जुदा हो जाना, जब इस तरह की कंडीशन जो है स्थिति जब बनती है या ऐसी स्थिति का हमें बोध करवाते हैं तो वहां पर जो है वो अपादान कारक कार्य करता है, उसे अपादान कारक कहते हैं। किशन कल उदयपुर से आया, किशन कल उदयपुर से आया, राम बेलों से फल तोड़ता है। देखो कहीं ना कहीं यहां पर किशन कल उदयपुर से आया मतलब कहीं पृथकता का भाव, होने का भाव, जुदा होने का भाव नजर आ रहा है, अर्थात का जो है वो एग्जाम्पल, उदाहरण जो है वो रहेगा। राम बेलों से फल तोड़ता है मतलब कि बेल में फल जो है वो पक चुके हैं और वहां से वो तोड़ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर पृथक बोध हो रहा है कि अलग होने की बात आ रही है, अर्थात यहाँ पर ये अपादान कारक का कार्य है और यह अपादान कारक का एग्जाम्पल जो है वो रहेगा। अब ये सामान्य स्थिति है, ये सामान्य स्थिति है जहां पर पृथकता, अलग होने का, जुदा होने का भाव नजर आ रहा है और सामान्यतः यह अपादान कारक का उदाहरण है। अब हम चलते हैं कुछ इससे अलग कंडीशन में जिसमें देखें कि इसके अतिरिक्त आरंभ होने का भाव, जब कोई कार्य आरंभ करते हैं वो आरंभ होने का भाव उत्पत्ति या निकास, या किसी का निकास हो, वहां से निकलना हो, या किसी की उत्पत्ति हो। देखो यहां पर मैं बात कर रहा हूं आरंभ, उत्पत्ति या निकास। अगर ये ऐसी कंडीशन भी कहीं ना कहीं बन रही है तो बोध कराने की भी अपादान कारक का ही से विभक्ति चिन्ह लगाया जाता है। अगर ऐसी आरंभ होने का भाव है, उत्पत्ति या निकास है, तो इन तीनों ही कंडीशन में भी जो है से विभक्ति चिन्ह का ही प्रयोग होता है। ध्यान रहे मित्रों, से विभक्ति चिन्ह का ही प्रयोग होगा, वहां पर अपादान कारक का वो एग्जाम्पल रहेगा, चाहे उत्पत्ति हो, चाहे वहां पर निकास हो, चाहे वहां आरंभ होने का भाव हो। ऐसी कंडीशन में जो है हमेशा से विभक्ति चिन्ह का कार्य करेगा और वो अपादान कारक का एग्जाम्पल रहेगा। ठीक है, फिर देखिए जैसे नदियां पहाड़ों से निकलती है, क्या कहा, नदियां पहाड़ों से निकलती है,
अब नदियां पहाड़ों से निकलती है, मतलब यहां पे ये हो रहा है कि वो वहां से निकास हो रहा है, उसका क्या हो रहा है, निकास हो रहा है। जोधपुर आगार से बस चलती है, या कह सकते हैं कि बस निकलती है, मतलब कि अगर यहां पर हम बस चलती की जगह निकलने का भाव करें तो और भी स्थिति क्लियर रहेगी, निकलती है। तो वो जोधपुर आगार, आगार मीन्स डिपो, जो डिपो होता है उसको आप देख सकते हैं कि जहां से जहां पर बस स्टैंड होता है, या कह सकते हैं कि जहां से बसें सारी निकलती है आगार, तो वहां पे बस निकलती, तो वहां से वो जुदा हो रही है, अर्थात आरंभ हो रही है, वहां से वो निकलती है, चलती है। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पर अपादान कारक का वो एग्जाम्पल जो है वो रहेगा। ठीक है, तो मैंने आपको कहा कि आरंभ होने की स्थिति, उत्पत्ति या निकासी, तीनों ही कंडीशन में सी विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होगा और वो अपादान कारक का जो एग्जाम्पल रहेगा। फिर मुक्त होने के भाव में भी कहीं ना कहीं अपादान कारक रहता है। देखो क्या कहा, मुक्त होने का भाव, मुक्त होने का भाव, मुक्त होने के भाव में भी जो है अपादान कारक ही कार्य करता है। कैदी जेल से मुक्त हो गया, बांध से पानी को मुक्त कर दिया गया, ठीक है ना। ऐसी कंडीशन में हमेशा जो है अपादान कारक ही कार्य रहेगा, क्योंकि यहां पर भी कहीं ना कहीं जुदा होने का भाव जो है वो रहता है। ठीक है मित्रों, अब देखिए मैं यहां पर आपको और इसको तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा, इसको देख लें। इसके आगे चलते हैं हम कि देखिए यहां पर जो नोट करें इस चीज को, इस कंसेप्ट को यहां पर आप नोट करके लिखें कि अपादान कारक में, अपादान कारक व अपादान कारक व करण कारक का, करण कारक दोनों का ही, दोनों का एक ही, दोनों का एक ही से विभक्ति चिन्ह रहता है। ध्यान रहे, चाहे करण कारक हो चाहे अपादान कारक हो, यहां पर दोनों की स्थिति जो वो एक जैसी रहती है और दोनों का एक ही विभक्ति चिन्ह रहता है से। लेकिन इन दोनों का प्रयोग अर्थ के आधार पर अलग अलग होता है, जिसमें देखिए कि विभक्ति चिन्ह रहता है, दोनों का एक ही से विभक्ति चिन्ह रहता है, जिसमें अपादान कारक, अपादान कारक का से जुदा होने का भाव, जुदा होने का, जुदा होने के भाव का बोध कराता है। वहीं करण कारक का से साधन के प्रयोग पर, साधन के प्रयोग पर कार्य करता है, साधन के प्रयोग पर साधन के प्रयोग पर कार्य करता है। तो यहां पर देखिए दोनों का विभक्ति चिन्ह सेम है, लेकिन अपादान कारक की स्थिति अलग होती, अर्थात जहां पे अलग होने का भाव, जुदा होने का भाव रहेगा, वहां पर जो है
ये से कार्य करता है अपादान कारक का। और जैसी कंडीशन है वैसे भाव है, यदि यहां पर जो है यदि करण कारक है तो करण कारक में वो साधन के रूप में प्रयोग करेगा। जैसे कि मैं यहां पे कहूं आपको कि दलपत गाड़ी से आया, तो यहां पर ये साधन के रूप में कार्य कर रहा है, और साधन के रूप में से यहां पर कौन सा कारक हो जाएगा, करण वाक्य, करण कारक। कौन सा हो जाएगा, करण कारक, क्योंकि यहां पर जो ये से है ये साधन के रूप में कार्य कर रहा है और यहां पर करण कारक रहेगा। अब मैं कहूं कि दलपत खेत से आया, दलपत खेत से आया, तो ऐसी कंडीशन में वो यहां पर अलग होने का या पृथक होने का भाव जो है निकल कर आ रहा है। पृथक होने का भाव, पृथक होने का भाव यहां पर निकल कर आ रहा है, अर्थात ये यहां पर अपादान कारक का एग्जाम्पल जो है वो मित्रों रहेगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि विभक्ति चिन्ह सेम है, लेकिन विभक्ति चिन्ह सेम होने से कुछ नहीं होता, जो प्रयोग के आधार पर यहां पर किस तरह के अर्थ निकल के आते हैं और कौन सा कारक कार्य करेगा वो वाक्य की स्थिति पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। उस पर ये जो है वो रहेगा कि वाक्य में कंडीशन क्या है, वाक्य की स्थिति क्या है। देख लें से फिर आगे चलते हैं। एक बार इस कंडीशन को देखें, फिर हम मैं आपको नेक्स्ट कंडीशन दिखाता हूं, अपादान कारक को देखो एक बार, और इसके साथ ही इसके एग्जाम्पल को भी। ये जोधपुर आगार से बस निकलती है, ध्यान रखना। इसको भी देख लें एक बार। अब चलते हैं आगे, संबंध कारक। संबंध कारक में रहेंगे। अब संबंध कारक में जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहां पर का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी। अब यहां पर क्या होगा कि इनके आधार पर एक प्राणी अथवा पदार्थ का आपस में जब संबंध स्थापित करते हैं या संबंध बताते हैं, संबंध का बोध होता है, तो वहां पर संबंध कारक जो है वो कार्य करेगा, जैसा कि नाम को हम यहां पर समझ पा रहे हैं। तो देखिए क्या कहा, इसकी प्रकृति क्या कहती है कि शब्द के जिस रूप से किसी प्राणी अथवा पदार्थ का दूसरे प्राणी अथवा पदार्थ के साथ संबंध प्रकट होता है उसे संबंध कारक कहते हैं। इसके विभक्ति चिन्ह काके की नानी नी रारे री होता है। अगर ये संबंध इन शब्दों के आधार पर, इन विभक्ति चिन्हों के आधार पर हम एक प्राणी या पदार्थ के साथ दूसरे प्राणी या पदार्थ का संबंध स्थापित कर रहे हैं या प्रकट होता है, तो उसे हम संबंध कारक कहेंगे। तो देखिए ये इसके विभक्ति चिन्ह है, जिसमें मंजू गौरव की बहन है। अब मंजू गौरव की बहन है, तुम्हारा क्या नाम है, अपना काम स्वयं करे। इस तरीके से एक प्राणी या यहां पर एक प्राणी पदार्थ का दूसरे प्राणी पदार्थ के साथ में संबंध इन विभक्ति चिन्हों के साथ में हम प्रकट कर रहे हैं, और से दूसरे के साथ में प्राणी या पदार्थ के दूसरे के साथ संबंध स्थापित हो रहे हैं, वो प्रकट जो है वो यहां पर हो रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में वहां पर संबंध कारक जो है वो कार्य करेगा। जैसा कि 3 एग्जाम्पलों के हिसाब से यहां पर हम इसको समझ सकते हैं संबंध कारक के एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। मंजू गौरव की बहन है, तुम्हारा क्या नाम है, अपना काम स्वयं करो। इस कंडीशन में यहां पर संबंध कारक जो है वो कार्य करता है। अब देखिए मैं यहां पर बताता हूं कि शब्द, या कह सकते हैं कि वाक्य में किसका, किसकी, किसके
और इसी के साथ में किनका, किनकी, या किनके शब्द लगाकर प्रश्नवाची वाक्य बनाकर, वाक्य बनाने पर जो उत्तर मिलता है वह संबंध कारक है, वह संबंध कारक रहेगा। क्या करेंगे, किसका किसकी किसके लगाए, या किनका किनकी किनके लगाए। अगर आप ये शब्द लगाकर वाक्य में देखते हैं तो उसका जो उत्तर मिलेगा वो संबंध कारक का ही जो है वो उदाहरण रहेगा। अब जैसे कि देखिए किसका, अब देखिए किसका घर बड़ा है, यहां पर अपन एग्जांपल के तौर पे देखते हैं किसका घर बड़ा है, किसका घर बड़ा है, तो हम कहेंगे मोहन का घर बड़ा है, मोहन का घर बड़ा है। इस तरीके से देखते हैं कि ये जो सेंटेंस हमने किसका लिख के जो यहां पर प्रश्न बनाया और प्रश्न का उत्तर आता है मोहन का घर है, तो ये का आ जाने से यहां पर संबंध कारक का जो एग्जांपल यहां पर रहता है। मित्रों एक और एग्जांपल देखते हैं कि देखिए किसके कपड़े सुंदर हैं, हम कहते हैं सीता के कपड़े सुंदर हैं। तो इस तरीके से यहां पर आप संबंध कारक के एग्जाम्पलों को इन किसका किसकी किसके किनका किनकी किनके लगा के प्रश्नवाची वाक्य अगर बनाते हैं तो उसके उत्तर मिलने पर वह संबंध कारक का जो है एग्जाम्पल रहेगा। यहां पर हम पढ़ चुके हैं संप्रदान कारक, अपादान कारक और संबंध कारक। उदाहरणों के माध्यम से, परिभाषाओं और प्रकृति के हिसाब से यहां पर हमने इसको देखने का प्रयास किया। उम्मीद है कि आप इसको समझ पा रहे होंगे। लगातार देखते रहे इसे और संबंध कारक के एग्जाम्पलों को देखते हुए समझने का प्रयास करें। इनके विभक्ति चिन्ह काके की रारे री नाने नी देखें, फिर आगे चलते हैं। तो यहां पर हम संप्रदान कारक, अपदान कारक और संबंध कारक को समझने के पश्चात चलते हैं आगे। नेक्स्ट है आपका अधिकरण कारक। कौन सा? अधिकरण कारक। ध्यान रहे ये 7 नंबर का है। यहां पर हम आज सबसे पहले हमने कर्ता को पढ़ा, कर्ता कारक को पढ़ा है, उसके बाद कर्म को पढ़ा, उसके बाद करण कारक को पढ़ा, उसके बाद हमने संप्रदान को पढ़ा है, फिर अपादान और उसके बाद संबंध। संबंध के बाद में अब हम पढ़ रहे हैं अधिकरण को और अधिकरण के बाद हम पढ़ेंगे संबोधन को। इस तरह से ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इस तरीके से ये 8 कारक होते हैं। उसके आधार पर हम 6 अभी तक पढ़ चुके हैं। उदाहरणों के माध्यम से, प्रकृति, परिभाषा के माध्यम से तमाम उदाहरणों को पुष्ट करते हुए हम यहां तक पहुंचे हैं। और अब हमारा कारक जो है वो है अधिकरण कारक। तो लीजिए इसकी प्रकृति के हिसाब से इसको देखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले ध्यान रहे कि अधिकरण शब्द का अर्थ, ध्यान रहे मित्रों, प्रतियोगी परीक्षाओं के दौरान इस तरह के प्रश्न जो है वो आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं कि अधिकरण शब्द का अर्थ क्या है। तो ध्यान रखें, अधिकरण शब्द का अर्थ होता है आधार। क्या होता है? आधार।
ओके, शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति या पदार्थ के आधार का बोध होता है, किसी व्यक्ति या पदार्थ जो है उसका आधार क्या है, वो बोध जब कराते हैं तो वो अधिकरण कारक जो है वो रहेगा। ठीक है ना, वही अधिकरण कारक कहलाता है। मतलब कि व्यक्ति या पदार्थ का आधार क्या है, इसके विभक्ति चिन्ह होंगे मैं या पर। विभक्ति चिन्ह क्या रहते हैं इसके, मैं या पर। किस में है, किस पर है, ठीक है ना, उसका आधार क्या है, बेस क्या है। फिर देखिए, जैसे बच्चा, इसको उदाहरणों के माध्यम से पुष्ट करने का प्रयास करते हैं इस परिभाषा को, कि बच्चा तालाब में स्नान कर रहा है, तालाब में स्नान कर रहा है। फिर देखिए, छज्जे पर कबूतर बैठा है, छज्जे पर कबूतर बैठा है। अब देखिए, तालाब में, छज्जे पर कबूतर, मतलब कि इसका आधार जो है कबूतर का वो छज्जा है, स्नान करने का जो आधार है वो है तालाब है। तो इस तरीके से ये आधार, यहां पर आधार का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं, या जब भी ऐसी स्थिति क्रिएट होती है तो वहां पर अधिकरण कारक जो वो कार्य करता है। ध्यान रखें, कारक मतलब कि करने वाला, और यहां पर आधार से संबंधित कारक की बात हम कर रहे हैं, और ये उदाहरण जो है यहां पर अधिकरण कारक को जो वो संबोधित कर रहे हैं। ठीक है, फिर देखिए, इन उदाहरणों के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि ये अधिकरण कारक के जो वो एग्जाम्पल रहेंगे। अब देखिए क्या हुआ कि किस में, किस पर, कहां पर। यदि किस में, किस पर, कहां पर शब्द लगाकर वाक्यों को प्रश्नवाचक बनाते हैं तो उसका जो भी उत्तर आएगा मित्रों वो अधिकरण कारक कहलाता है। ये एक तरीका है अधिकरण कारक के तक पहुंचने का। किस में, कहां पर, किस पर, यदि आप एक तरह के शब्द लगाकर प्रश्नवाचक वाक्य बनाते हैं और लगने के बाद जो है वहां पर जो भी उत्तर आएगा वो अधिकरण कारक का एग्जाम्पल रहेगा। जैसे कि आपके सामने ये एग्जाम्पल है, बच्चा तालाब में स्नान कर रहा है, तो बच्चा किस में स्नान कर रहा है, तालाब में। ठीक है ना, छज्जे पर कबूतर बैठा है, कहां पर बैठा है, छज्जे पर बैठा है। इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं कि ये अधिकरण कारक के जो वो एग्जाम्पल रहेंगे। देख ले इसे एक बार, अधिकरण कारक को बेहतर तरीके से देखने का प्रयास करें और किस तरीके से ये शब्द लगाकर आप प्रश्नवाची वाक्य बनाने के पश्चात जो है जो भी उत्तर मिलेगा उसका वो अधिकरण कारक तक आप पहुंच पाएंगे। देख लें। तो लीजिए मित्रों, इस तरह ये अपने साथ था इसका वो भी हमने पुष्ट किया। यहाँ पर इस तरह से क्रमबद्ध रूप से इन सभी का अध्ययन उदाहरणों के माध्यम से हम करते जा रहे हैं। अब नेक्स्ट है आपका संबोधन कारक। संबोधन कारक, अब यहां पे देखिए है, ओ, अरे, ये इसके जो है विभक्ति चिन्ह रहेंगे। और हम यहां पर बात कर रहे हैं कि जब भी संबोधन के आगे ये जो है ये जब चिन्ह लगता है तो ये संबोधित करने से संबंधित होता है, जिसमें हम देख सकते हैं कि इसको इस चिन्ह से जो है भापा जा सकता है। अब देखिए, शब्द के जिस रूप से किसी को बतलाने, सचेत करने या संबोधित करने का बोध होता है उसे संबोधन कारक कहा जाता है। देखो क्या करना है, बतलाना है, सचेत करना है या संबोधित करना है, इस तरह का भाव बोध होता है, इस तरह के भाव का बोध अगर होता है तो अपने आप में संबोधन कारक का एग्जाम्पल जो है वो रहेगा। जैसे कि देखिए, इनका कोई विभक्ति चिन्ह नहीं होता परंतु संबोधन के आगे ये निशान अवश्य लगता है। ठीक है ना, इस तरीके से ये है, ओ, अरे होते हैं और ये निशान जो है वो यहाँ पर लगते हैं, अवश्य लगता है, जिससे आप पता कर सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं जो है संबोधन कारक का जो एग्जाम्पल है। ठीक है ना, अरे बेटा तू कहां चला गया था, अरे बेटा तू कहां चला गया था, हे ईश्वर आप ही लाज रखना। तो इस तरह के जब ये चिन्ह आपको प्रतीत होता है अरे और बीच में और है तो वो कोई ना कहीं संबोधित करने से संबंधित या संबोधित कारक का वो जो है एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है ना,
और नेक्स्ट है इस पर आप ही लाज रखना। तो ये जो कंडीशन है ये संबोधन कारक को जो है यहाँ पर बोध करवा रही है, और इस कंडीशन में हम देख सकते हैं कि ये संबोधन कारक का जो एग्जाम्पल जो है वो रहेगा। अब एक विशेष बात यहां पर निकल कर संबोधन कारक को जो है वो यहां पर बताने का प्रयास करती है कि इसकी एक विशेष बात है कि संबोधन कारक में कुछ विशेष है संबोधन कारक को लेकर कि संबोधन कारक के बहुवचन संबोधन कारक के बहुवचन शब्दों पर अगर कोई शब्द बहुवचन है और वो संबोधन कारक का हमें ज्ञान करवा रहा है, जानकारी दे रहा है कि संबोधन कारक का ही एग्जाम्पल है, तो ऐसी कंडीशन में संबोधन कारक के बहुवचन शब्दों पर अनुस्वार का प्रयोग नहीं होता। ध्यान रखें मित्रों, अनुस्वार का प्रयोग नहीं होता, अनुस्वार का प्रयोग नहीं होता। बढ़ती परीक्षाओं के दृष्टिकोण से यहां पर संबोधन कारक की ये विशेषता है कि जब भी संबोधन कारक का जो शब्द होगा और वो यदि बहुवचन है तो उनमें उनके ऊपर जो है वो अनुस्वार का प्रयोग नहीं होता है। आमतौर पर सामान्य तौर पर हम देखते हैं कि जहां पर भी बहुवचन संबंधी शब्द है तो वहां पर हम अनुस्वार का प्रयोग करते हैं ताकि हम पता चले कि यहां पर एक से अधिक है। लेकिन संबोधन कारक की अपनी एक विशेषता है कि यदि वो संबोधन कारक का एग्जाम्पल है, यदि वो संबोधन कारक को चिन्हित करता है तो ऐसी कंडीशन में कभी भी उन बहुवचन शब्दों पर कभी भी अनुस्वार का प्रयोग नहीं होगा। मित्रों देखें, जैसे कि मैं यहां पर कुछ एग्जाम्पल के हिसाब से इसको पुष्ट करने का प्रयास करता हूं। जैसे भक्तों, तो यहां पर आपको अनुस्वार लगाने की आवश्यकता नहीं है यदि ये चिन्ह यहां पर संबोधन का चिन्ह यहां पर मौजूद है। फिर महानुभवों, तो यहां पर यदि ये विस्मयादि बोधक चिन्ह है, ये कह सकते हैं कि जो संबोधन से रिलेटेड जो शब्द यहां पर निकल कर आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आपको अनुस्वार का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है मित्रों। और संबोधन कारक का ये बहुत ही विशेष कंसेप्ट है, एक संकल्पना है इसकी, जिसमें देखें कि यदि बहुवचन से संबंधित संबोधन कारक का शब्द है तो वहां पर आपको अनुस्वार का प्रयोग नहीं करना है। देख ले इसे इस कंडीशन में, फिर आगे चलते हैं। और भी देख सकते हैं जैसे कि बाह्यों, ठीक है ना। तो इस तरह से यहां पर हमने क्रमबद्ध रूप से कारक चिन्ह, विभक्ति चिन्ह या परसर्ग नामक इस बिंदु के नाम होते हुए अलग अलग भर्तियों में हम अलग अलग नाम देखते हैं इनको, लेकिन मैंने जैसा कि आपको बताया कि एक ही रहता है और इसके 8 प्रकारों को, इसकी परिभाषा, इसके हिसाब से देखने का प्रयास किया और तमाम उदाहरणों के माध्यम से इसको पुष्ट करने का भी प्रयास किया। किस तरीके से आप कौन से शब्द वाक्य में जोड़कर प्रश्नवाची वाक्य बनाकर आप उस कारक के उदाहरणों तक पहुंच सकते हैं, उस कंसेप्ट को भी, उस संकल्पना को भी देखने का प्रयास किया। उम्मीद है मित्रों कि यहां पर ये परसर्ग नामक जो बिंदु है वो आप अध्ययन करते हुए, अभ्यास करते हुए इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से इसको मजबूत कर सकते हैं, पुष्ट कर सकते हैं। तो इसी के साथ मित्रों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में एक नए बिंदु के साथ। जब तक के लिए नमस्ते, नमस्कार।